Hello students, this is the chapter 4 from 6 for 8th class. चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग लॉ, यानी लॉ को कैसे हम समझें, किस तरीके से लॉज को हम समझें या लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें होता है। इसमें चैप्टर में आपका जो शुरुआत है वो एक एग्जांपल से लिया है कि किस तरीके से जो है कलावती के पास एक छोटा सा लैंड ऑफ पैच था, मतलब एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे वो वेजिटेबल्स वगैरह हुआ के अपना गरीबन का खर्चा चलाती थी, वेजिटेबल्स बेच के बाज़ार में अपना जीवन चलाती थी। लेकिन वहाँ का जो ज़मींदार था, लोकल ज़मींदार राजा ठाकुर, वो एक अवैध तरीके से यानी किसी भी अनफेयर मीन से वो उस ज़मीन पे कब्जा करना चाहता था और उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। सी इज़ फेड अप एंड इज अनेबल टू सी एन एंड ऑफ हर agony. The village sarpanch tell here that is light at the end of the tunnel. उसने जो है अपनी जो शिकायत है वो सरपंच से की और सरपंच की सहायता से उसने जो है केस है वो कोर्ट में फाइल किया। आफ्टर ए लॉन्ग ड्रॉन कोर्ट बैटल कलावती फाइनल्स गेट्स लैंड एंड हर प्राइड बैक। और लंबे कोर्ट की लड़ाई के बाद आखिर में कलावती को वो अपनी ज़मीन मिली और उसका जो सम्मान था वो उसको वापस मिला। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि लॉ क्या होते हैं, है ना। ए बॉडी ऑफ द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच यूजुअली एनफोर्स थ्रू ए सिस्टम इज कॉल्ड लॉ। तो हम लॉ की डेफिनेशन क्या बताई? ए बॉडी ऑफ द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच इज यूजुअली enforced through a system is called law. In Indian Constitution is the main set of the law which are guidelines on how the rule of the law has been followed. Indian Constitution में जो है हमारा संविधान है वो क्या है? कानूनों का एक सेट है ना। उसमें लॉज हैं, गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से जो सरकार वो चलेगी और किस तरीके से जो है लोग हैं वो उन लॉज को फॉलो करेंगे। डिफरेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी हेल्प इन मेंटेनिंग एंड एनफोर्स द रूल ऑफ द लॉ। यानी गवर्नमेंट की जो मशीनरीज हैं वो डिफरेंट जो विंग्स हैं यानी अलग अलग जो विभाग हैं वो इसको मेंटेन करने को और किस तरीके से लॉ लागू किया जाए इस चीज़ को देखती हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति जो है कानून के सामने समान है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, क्रीड, कास्ट और जेंडर। हमारे संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, क्रीड, कास्ट और जेंडर उसका कुछ भी हो। नो पर्सन इन द कंट्री इज अबाव द लॉ। कोई भी व्यक्ति है जो कानून के ऊपर नहीं है। इवन द पीपल हु होल्ड हाई ऑफिस इन द कोर्ट कंट्री हैज़ टू बी अबाइड बाय रूल ऑफ लॉ। चाहे वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, किस भी सरकारी ऑफिस में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन वो भी कानून से ऊपर नहीं है। नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अबाव द लॉ। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जो है कानून से ऊपर नहीं है। ए क्राइम और ए वॉल्यूशन ऑफ द लॉ हैज़ ए स्पेसिफिक पनिशमेंट। कोई भी क्राइम होता है या कोई भी जो लॉ को तोड़ता है, वॉल्यूशन करता है, तो उसके लिए एक निश्चित जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। देयर आर स्पेसिफिक प्रोसेस इन द लॉ विच हेल्प इन एस्टेब्लिश द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन। एक निश्चित तरीका है जिसके द्वारा जो है कानून जो है जुर्म है वो साबित होता है कोर्ट में और कोर्ट के द्वारा जो है उसको सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद आता है टॉपिक हमारा इवोल्यूशन ऑफ द लॉ। इवोल्यूशन ऑफ द लॉ इन इंडिया। भारत में ये कानून कैसे बने? ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम देयर वर नो न्यूमेरियस लोकल लॉ। एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में बहुत सारे कानून थे। मैनी ऑफ देम ओवरलैप्ड इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पावर। वो एक दूसरे से के ऊपर ओवरलैप कर देते थे। ओवरलैप का मतलब है कि एक दूसरे से रिलेटेड थे। ये किसी भी जो है उसकी पर्टिकुलर जो है
कानून फिक्स नहीं था। पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन इन द सोसाइटी इंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेटस, और अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टेटस के हिसाब से जो कानून की व्यवस्था अलग अलग थी। द पनिशमेंट फॉर द क्राइम वाज डिफरेंट फॉर पीपल बिलोंगिंग ऑफ द डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी अलग अलग स्टेटस, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के हिसाब से कानून अलग अलग उस वक्त हुआ करते थे। और सम स्पेसिफिक क्राइम्स एंड द पनिशमेंट्स गिवन टू द सबऑर्डिनेट कास्ट वाज हार्शर देन द पनिशमेंट गिवन टू द डोमिनेंट कास्ट, यानी जो उस वक्त जो है निम्न का जो कास्ट थी, जो नीची जो जातियाँ थी, उनके ऊपर कठोर कानून था और ऊपर के लोग हैं उनके लिए कानून में नरमी बरती जाती थी, है ना। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी अंग्रेज़ों के समय में, जब कॉलोनियल रूलर्स कंसल्टेड ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड द मौलवीज टू इंटरप्रेट लोकल लॉ एंड मेड देयर ओन सेट ऑफ द लॉ टू गवर्न द कंट्री। ब्रिटिश पीरियड के द्वारा ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा, मौलवियों के द्वारा अपने अपने जो है कानून बनाए गए, है ना, जिससे कि सरकार जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सरकार चला सके। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश हु इंट्रोड्यूस द प्रॉपर लीगल सिस्टम। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इतिहासकारों का मानना है कि पहली बार जो है प्रॉपर लीगल जो सिस्टम था कानून का, वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। बट अदर हिस्टोरियन होल्ड ए कंट्रोवरी व्यूज़, और कुछ जो इतिहासकार हैं उनकी इसमें विभिन्न राय हैं, अलग अलग डिफरेंट उनकी वो है थिंकिंग है। एंड इट वाज द इंडियन नेशनलिस्ट हु प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ शेपिंग द रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। उनका मानना है कि कुछ जो राष्ट्रीयवादी नेता थे, राष्ट्र के जो परवाह करते थे, राष्ट्र के बारे में जो सोचते थे, उन्होंने भी इसमें कानून बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेट अस take the example of the Sedition Act of 1870. As per the Sedition Act, any person criticize the British rule could be arrested and penalized without trial. 1857 में एक पेडिशन एक्ट बनाया गया था 1870 में, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर व्यक्ति ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो सरकार है उसको अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए हुए। तो देयर वाज मैनी अदर रूल लॉज विच आर फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंटरेस्ट टू इन इंडिया। इस तरीके से अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाए जिससे कि अंग्रेजों का उसमें संरक्षण हो सके, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए कानून वो थे। तो द नेशनलिस्ट लीडर फॉट हार्ड टू द एंड सच लॉ। जो नेशनल लीडर थे वो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको ख़त्म करवाया। दे वांटेड इक्वल स्टेटस फॉर द बोथ ब्रिटिश एंड इंडियंस इन इंडिया। वो चाहते थे कि ब्रिटिश और इंडिया के दो लोगों के लिए एक ही समान कानून हो। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द लीगल प्रोफेशन आल्सो बिगेन टू डेवलप इंडिया। 19वीं शताब्दी शुरू होते ही जो है भारतीय प्रोफेशन द्वारा जो है इंडिया में भी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। विच मैनी इंडियन जॉइन द लीगल प्रोफेशन, जिसमें बहुत सारे जो है लोग थे उन्होंने लीगल प्रोफेशंस को अपनाया। सम ऑफ देम हु जॉइन द लीगल प्रोफेशन रोज टू द रैंक ऑफ द जज, और वो भारतीय जो है जज के पद पे भी पहुँचे। दे बिगेन टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन, जो भारतीय लोगों के राइट्स के बारे में उनको डिफेंड करते थे। Thus, because of the effort of the nationalist leader, the Indian legal professional, the law of India is an evolved. और भारतीय जो राष्ट्रीय नेता थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, उनके सहयोग से जो है भारत में भी इस तरीके के जो कानून बनने शुरू हुए। अब है स्टेप टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लॉ। स्टेप टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लॉ, यानी नए कानून बनाने की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, यानी किस तरह प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस है जिससे कानून बनता है। यू हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट हैज़ टू राइट टू मेक न्यू लॉ। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किस तरीके से जो है पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कानून बनाए, और इसके लिए कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लॉ मेकिंग। जो कानून बनाने की जो हर प्रक्रिया है उसके ऊपर
वो चर्चा करती है। आफ्टर थियरबर्ड डिबेट्स द न्यू बिल इज पुट फॉर द वोटिंग देम। पहले उस किसी भी जो है विधेयक के ऊपर जो है चर्चा होती है, उसके बाद जो है उसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है कि उसके पक्ष में कितने लोग हैं और उसके विपक्ष में कितने लोग हैं। व्हेन द बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असाइन। तो पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो साइन होने के लिए किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास। वंस द प्रेसिडेंट साइन ऑन द बिल, एक बार जाकर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, इट बिकम ए लॉ, तो वो कानून बन जाता है। फर्दर प्रोसीजर टू इन्फोर्स द न्यू लॉ बिगेन आफ्टर दैट, उसके बाद दूसरा कानून बनाने के लिए इस तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक क्वेश्चन हाउएवर मे न्यू कम टू योर माइंड दैट हाउ द पार्लियामेंट फील टू लीड ए न्यू लॉ इन द फर्स्ट प्लेस। यानी आपको दिमाग में भी विचार आ रहा होगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट ये समझती है या वो ये महसूस करती है कि नए कानून की आवश्यकता है। एक्चुअली इट वाज सोसाइटी विच स्टार्टेड गिविंग सिग्नल दैट ए न्यू लॉ इज नीडेड। ये समाज के द्वारा एक ये संकेत मिलता है कि उनको एक नई कानून की आवश्यकता है। तो द मैनी प्रेशर ग्रुप्स इन द कंट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द आर्टिकुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन टू द पार्लियामेंट। कुछ लोगों का जो ग्रुप है, समुदाय या समूह होते हैं जो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कंट्री की, उनकी पार्लियामेंट के ऊपर कि, और दूसरा द मीडिया प्ले आल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल, और मीडिया का भी दबाव होता है। जैसे आपने देखा था कि निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो है कानून में कड़ी प्रावधान, यानी औरतों के खिलाफ जो हिंसा है उसमें कड़े जो है कानून बनाने का प्रावधान किया गया था। और इसके लिए फॉर एग्जांपल द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी घरेलू हिंसा के लिए भी जो है, यानी औरतों के साथ जो घरों में हिंसा होती है, उनके साथ जो क्रूरता होती है, उसके लिए जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया था 2005 में। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ए न्यू, उसको समझने के लिए हम उसमें कई चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इन इंडिया इज ए पार्शियल सोसाइटी वेयर मेल्स प्ले ए डोमिनेंट रोल। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो है पुरुष प्रधान समाज है ना। मोर ऑफ्टन देन नॉट वुमेन आर बी रिसीविंग एंड ऑफ द मेल डोमिनेशन, और औरत जो हैं, औरतों को ये अधिकार नहीं है कि वो पुरुष प्रधान समाज का जो है में अपने आवाज़ उठा सकते हैं। द मेल्स एक्चुअली ट्राई टू डेलिकेट द वे ऑफ वुमेन शुड लिव, यानी जो पुरुष प्रधान समाज में वो ये और आदमी ये नहीं चाहते कि किस तरीके से जो औरतें उनके समान हों। समटाइम्स द डोमिनेशन टेक्स द एक्सट्रीम फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ द वुमेन, और इसी वजह से जो कई बार जो है औरतों के जो मूल अधिकार हैं वो उनसे वायलेट किए जाते हैं। वुमेन्स आर वर्बली और फिजिकली अब्यूज, औरतों को जो है मौखिक रूप से और शारीरिक रूप से उनको गाली अब्यूज़ किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। विच इज टर्म एज ए डोमेस्टिक वायलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। इंजरी और हार्म और द थ्रेट of the injury or harm by an adult male to his wife, daughter or the mother is termed as the domestic violence, यानी किसी भी पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी, अपनी माता और अपनी बहन के प्रति किसी भी प्रकार का क्रूर व्यवहार है, उनके साथ किसी तरह भी मारपीट है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती है। तो ये आपका चैप्टर आज हम यही करते हैं ख़त्म। उसके बाद दूसरा जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले टर्म में लेंगे। दैट्स ऑल।